आज हमारे पास जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प अध्याय के नोट्स हैं। ऊतक यानी टिश्यूज। कोशिका या सेल के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन जब ये अरबों कोशिकाएं एक टीम बनाकर काम करती हैं, तब क्या होता है? ये हमारे शरीर को या किसी पौधे को कैसे बनाती हैं? चलिए इन नोट्स में गोता लगाते हैं और समझते हैं। बिल्कुल। ये सवाल बहुत अच्छा है कि कोशिका के बाद क्या, और इसका जवाब है ऊतक। आसान भाषा में कहें तो ऊतक यानी कोशिकाओं की एक टीम। जब एक जैसी दिखने वाली और एक ही काम करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ समूह बना लेती हैं, तो उसी समूह को ऊतक कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर, जैसा कि हम बड़ी कंपनियों में देखते हैं। एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो क्या जीवों में भी ऐसा ही है? एकदम सही एनालॉग है। देखिए, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जो बस एक कोशिका के बने हैं। उस बेचारी एक कोशिका को ही सारा काम करना पड़ता है। चलना, खाना पचाना, सांस लेना, सब कुछ। वो एक वन मैन आर्मी की तरह है। लेकिन हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जहां अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, वहां ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट टीम है। मतलब दिल की कोशिकाएं सिर्फ धड़कने का काम करेंगी, दिमाग की कोशिकाएं सोचने का। हाँ, और मांसपेशियों की कोशिकाएं हिलने डुलने का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरीर में हर काम के लिए एक खास टीम और एक खास जगह तय होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऊतक कहीं भी कोई भी काम करने लगे। हर ऊतक का अपना एक निश्चित काम और एक निश्चित जगह होती है। यही स्पेशलाइजेशन हमें इतना जटिल और एडवांस बनाता है। ये तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। क्या पौधे जो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और हम जानवर जो घूमते फिरते हैं, एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? क्या हमारी और एक पेड़ की बनावट का ब्लूप्रिंट एक जैसा है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और इसकी वजह है दोनों का लाइफस्टाइल। पौधे स्थिर होते हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं होता, इसलिए उन्हें कम ऊर्जा चाहिए। उनका ज्यादातर ध्यान मजबूती और सहारे पर होता है। अच्छा, मतलब उन्हें एक मजबूत ढांचे की जरूरत है ताकि वो खड़े रह सके। हाँ, और सोचिए कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है। पौधे अपना ढांचा, अपनी इमारत ज्यादातर मरी हुई कोशिकाओं से बनाते हैं। ये बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इन मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए पौधे को कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। ये प्रकृति का सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। जबकि जानवरों को भोजन और सुरक्षा के लिए घूमना फिरना पड़ता है, इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक जीवित और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। यानी ये फॉर्म फॉलोज फंक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। जैसा काम वैसी बनावट। अब अगर हम सिर्फ पौधों की बात करें, तो उनके अंदर ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें किस आधार पर बांटा जाता है? पौधों में ऊतकों को बांटने का मुख्य आधार है उनकी विभाजन की क्षमता, यानी क्या वे नई कोशिकाएं बना सकते हैं या नहीं। इस आधार पर दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधे के ग्रोथ इंजन है, ये लगातार विभाजित होते रहते हैं। और दूसरा है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। ये वो कोशिकाएं हैं जो अपनी विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं और अब कोई एक खास काम कर रही हैं। एक तरह से ये रिटायर होकर कोई स्पेशलिस्ट जॉब करने लगी हैं। ठीक है, तो पहले इस ग्रोथ इंजन यानी विभज्योतक ऊतक को समझते हैं। अगर ये पौधे को बढ़ाते हैं, तो ये पौधे में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे के सिर्फ उन्हीं हिस्सों में पाए जाते हैं जहां वृद्धि होती है। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल, जो जड़ और तने की नोक पर होता है और पौधे की लंबाई बढ़ाता है। दूसरा है पार्श्व या लैटरल, जो तने की मोटाई या घेरा बढ़ाता है। और तीसरा है अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी, जो पत्तियों के बेस या टहनियों की गांठों के पास होता है। अरे, ये तो वो क्लासिक प्याज वाला एक्सपेरिमेंट है। मुझे याद है स्कूल में किया था। एक प्याज की जड़ों को बढ़ने देते हैं और दूसरी की जड़ों की नोक काट देते हैं। करेक्ट। कटी हुई जड़ें बढ़ना बंद कर देती हैं। बिल्कुल। ये कितना आसान तरीका है ये देखने का कि पौधे का असली ग्रोथ इंजन यानी शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ छिपा होता है? ठीक उसकी नोक पर। बिल्कुल। और इन ग्रोथ इंजन वाली कोशिकाओं की बनावट भी बहुत खास होती है। ये बहुत एक्टिव होती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरपूर होता है। लेकिन एक चीज इनमें नहीं होती, राजधानी या वैक्यूल। वैक्यूल क्यों नहीं होता? आमतौर पर तो पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं। इसे ऐसे सोचिए, ये कोशिकाएं एक तरह की फोटोकॉपी मशीन है, जिनका एकमात्र काम है अपनी कॉपी बनाना।
एक फोटोकॉपी मशीन के अंदर आपको बड़े बड़े स्टोरेज रूम यानी वैक्यूल की जरूरत नहीं होती। आपको बस मशीनरी और ऊर्जा चाहिए। इन कोशिकाओं का काम स्टोरेज करना नहीं, बल्कि तेजी से विभाजित होना है, इसीलिए इनमें वैक्यूल नहीं होता। बहुत दिलचस्प। तो जब ये फोटोकॉपी मशीन अपना काम बंद कर देती है, तब क्या होता है? तब ये स्थायी ऊतक बनते हैं, है ना? हाँ, जब ये कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं और एक खास आकार और काम अपना लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी से स्थायी ऊतक बनते हैं। इनमें सबसे आम है पेरेन्काइमा। ये पौधे का बेसिक फिलर या पैकिंग ऊतक है। ये भोजन का भंडारण करता है और पौधे को सहारा देता है। और मैंने सुना है इसके भी कुछ खास प्रकार होते हैं। हाँ, जब इस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, तो इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जलीय पौधों में इन्हीं कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी खाली जगह होती हैं, जो पौधे को पानी पर तैरने में मदद करती हैं। तब इसे एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा तो हो गया पैकिंग और स्टोरेज के लिए, लेकिन पौधे को लचीलापन और मजबूती कौन देता है? जैसे हम एक हरी टहनी को मोड़ सकते हैं, वो टूटती नहीं। ये लचीलापन आता है कॉलेन्काइमा ऊतक से। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोनों पर मोटी होती हैं, जो पौधे को बिना टूटे मुड़ने की क्षमता देती हैं। लेकिन अगर आपको मजबूती और कठोरता चाहिए, जैसे नारियल के छिलके में होती है, तो उसके लिए है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। अच्छा, और नारियल का छिलका इतना कठोर क्यों होता है? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं और उनकी दीवारों पर लिग्निन नाम का एक पदार्थ जमा होता है। लिग्निन को आप कोशिकाओं के बीच का सुपर सीमेंट समझ सकते हैं। ये पूरी दीवार को इतना मजबूत बना देता है जैसे पत्थर हो। इसीलिए लकड़ी इतनी कठोर होती है। समझ गई। तो ये तो हो गए पौधे के अंदरूनी ऊतक। पौधे की बाहरी त्वचा, उसका कवर किस चीज का बना होता है? पौधे की बाहरी रक्षा परत को एपिडर्मिस कहते हैं। इसका काम है पौधे को पानी की कमी, चोट और फंगस जैसे बाहरी खतरों से बचाना। रेगिस्तानी पौधों में तो ये परत और भी मोटी हो जाती है और इस पर क्यूटिन नाम की एक मोम जैसी परत चढ़ जाती है, जो पानी को बाहर उड़ने से रोकती है। और पत्तियों पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। हाँ, स्टोमेटा या रंध्र पत्ती की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छिद्र हैं। इनके दोनों ओर रक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल्स होती हैं, जो इन छिद्रों को खोलती और बंद करती हैं। यहीं से पौधे गैसों का लेन देन करते हैं और अतिरिक्त पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं। और जब पेड़ पुराने हो जाते हैं, तो यही बाहरी परत कॉर्क या छाल में बदल जाती है, जो सुबेरिन नाम के केमिकल की वजह से हवा और पानी के लिए पूरी तरह अभेद्य हो जाती है। ठीक है, तो पौधे के पास ग्रोथ, पैकिंग, मजबूती और सुरक्षा के लिए ऊतक हैं, लेकिन उसके पास कोई दिल या नसें तो है नहीं। तो फिर वो जड़ से पानी को पत्तियों तक और पत्तियों में बने भोजन को बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचाता है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? इस काम के लिए पौधे के पास दो बहुत ही स्पेशल, जटिल ऊतक हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। ये पौधे का प्लम्बिंग और डिलीवरी सिस्टम है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये नाम तो सुने हैं, इनमें क्या अंतर है? जाइलम का काम एक प्लम्बर की तरह है। इसका मुख्य काम है पानी और मिनरल्स को जड़ से खींचकर पौधे के हर हिस्से तक, यानी नीचे से ऊपर पहुंचाना। और दिलचस्प बात यह है कि जाइलम की ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं। और फ्लोएम? फ्लोएम पौधे की फूड डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर और नीचे, दोनों दिशाओं में पहुंचाता है। और जाइलम के ठीक उल्टा, फ्लोएम की ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं, क्योंकि शुगर जैसे भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में ऊर्जा लगती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट, मुख्यतः मृत। फ्लोएम भोजन का ट्रांसपोर्ट, मुख्यतः जीवित। कमाल है। चलिए अब पौधों की दुनिया से निकलकर जानवरों की दुनिया में आते हैं और खुद अपने शरीर को एक उदाहरण की तरह देखते हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? हमारी त्वचा, हमारी कवरिंग। बिल्कुल। और ये जिस ऊतक से बनी है उसे कहते हैं एपिथीलियमी ऊतक। इसका काम सिर्फ बाहरी कवरिंग ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर के अंगों और खाली जगहों को ढकना और एक दूसरे से अलग करना भी है। ये एक टाइट पैकिंग की तरह है, जिसमें कोशिकाओं के बीच कोई जगह नहीं होती। एक मिनट, लेकिन क्या ये हर जगह एक जैसा होता है?
मतलब हमारी त्वचा की कोशिकाएं और हमारे मुंह के अंदर की परत, क्या वो एक ही तरह की हैं? इनके आकार में भी तो फर्क होता है। बहुत अच्छा सवाल। नहीं, ये एक जैसी नहीं होती। इनके काम के हिसाब से इनका आकार भी बदलता है। जहां पदार्थों का लेन देन होना है, जैसे फेफड़ों या खून की नसों में, वहां ये चपटी होती हैं, जिन्हें शल्की एपिथेलियम कहते हैं। हमारी त्वचा में इन्हीं चपटी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं, ताकि वो कटने फटने से बच सकें। और बाकी आकार? जहां अवशोषण और स्राव का काम होता है, जैसे हमारी आंतों में, वहां ये खंभे जैसी लंबी होती हैं, जिन्हें स्तंभाकार कहते हैं। और जहां सहारा देना होता है, जैसे किडनी की नलियों में, वहां ये घन के आकार की यानी क्यूब जैसी होती हैं, जिन्हें घनाकार कहते हैं। कभी कभी यही ऊतक अंदर मुड़कर ग्रंथियां भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियम ऊतक एक तरह की पैकिंग या लाइनिंग हो गई। लेकिन हमारे शरीर में अंगों को आपस में जोड़ने, उन्हें सहारा देने और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? शरीर का गोंद और ढांचा क्या है? यहीं पर हमारा दूसरा हीरो आता है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। इसके नाम से ही इसका काम पता चलता है, कनेक्ट करना। इस ऊतक की खासियत यह है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर होती हैं और एक आधात्री या मैट्रिक्स में धसी होती हैं। ये मैट्रिक्स जेली जैसा, तरल या एकदम कठोर भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद खून होगा। वो तरल भी है और पूरे शरीर को जोड़ता भी है। एकदम सही। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मैट्रिक्स है प्लाज्मा, और उसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, सब कुछ इसी के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और कठोर संयोजी ऊतक मतलब हड्डियां? हाँ, अस्थि या हड्डी इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसका मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से बेहद कठोर होता है। ये हमारे शरीर को आकार और सहारा देता है, हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। ये शरीर का कंक्रीट फ्रेम है। पर शरीर में कुछ हिस्से कठोर होने के साथ साथ लचीले भी होते हैं, जैसे हमारे कान या नाक की नोक। वो क्या है? वो है उपास्थि या कार्टिलेज। ये भी एक संयोजी ऊतक है, लेकिन इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर का बना होता है, जिससे ये हड्डी की तरह कठोर नहीं बल्कि लचीला होता है। ये हड्डियों के जोड़ों को चिकना भी बनाता है ताकि वे आसानी से मुड़ सकें। ये हमारे शरीर का फ्लेक्सिबल रबर है। ठीक है, तो हड्डियां जुड़ती कैसे है? मतलब एक हड्डी को दूसरी हड्डी से और हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? इसके लिए भी खास संयोजी ऊतक हैं। जो ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। ये बहुत मजबूत और लचीला होता है। और जो ऊतक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे कंडरा या टेंडन कहते हैं। ये मजबूत तो बहुत होता है, पर इसमें लचीलापन कम होता है। तो हमारे शरीर में जो खाली जगहें होती हैं अंगों के बीच में, वहाँ क्या होता है? क्या वो खाली रहती हैं? नहीं, उन खाली जगहों को भरने, अंगों को सहारा देने और मरम्मत में मदद करने के लिए एरियोलर ऊतक होता है। और त्वचा के नीचे एक और खास ऊतक होता है जिसे वसामही ऊतक कहते हैं। ये वसा यानी फैट को स्टोर करता है। ये हमारे शरीर का एनर्जी बैंक और थर्मल इंसुलेटर है जो हमें गर्म रखता है। तो हमारे पास ढांचा है, जोड़ने वाले ऊतक है, पैकिंग मटेरियल भी है। अब इस ढांचे को हरकत कौन देता है? हम हिलते डुलते कैसे हैं? यहाँ आता है हमारा तीसरा जंतु ऊतक, पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। गति का सारा काम इन्हीं के जिम्मे है। इनमें एक खास तरह का सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है, जिसके सिकुड़ने और फैलने से ही हम चल फिर पाते हैं। पर क्या सारी मांसपेशियां एक जैसी होती हैं? मैं अपने हाथ को अपनी मर्जी से हिला सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल अपनी मर्जी से धड़कता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसी आधार पे पेशियां तीन तरह की होती हैं। पहली हैं रेखित या ऐच्छिक पेशियां, जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां। दूसरी हैं चिकनी या अनैच्छिक पेशियां, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारी आहार नली या आंखों की पलकों का झपकना। और तीसरी, मेरा अंदाजा है दिल की मांसपेशियां होंगी। सही अंदाजा। तीसरी हैं कार्डियक पेशियां, जो सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। ये बिना थके जीवन भर एक लय में सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। कमाल है। तो अब हमारे पास ढांचा है, उसे जोड़ने का सिस्टम है और उसे हिलाने के लिए मांसपेशियां भी हैं। लेकिन इन सबको कमांड कौन देता है? शरीर का कंट्रोल सेंटर और वायरिंग क्या है? ये काम है हमारे अंतिम और सबसे जटिल ऊतक का, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। इसकी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क, मेरुरज्जु और सभी तंत्रिकाओं में फैला हुआ है। ये शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट है।
न्यूरॉन, इसका चित्र तो बहुत ही अलग दिखता है। एक तारे जैसा सिर और एक लंबी पूंछ। हाँ, इसका काम है सूचनाओं और संवेदनाओं को बिजली के सिग्नल या नर्व इम्पल्स के रूप में शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पलक झपकते ही पहुंचाना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ तंत्रिका कोशिकाएं 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। 1 मीटर? वाकई अविश्वसनीय है। तो आज हमने कोशिकाओं की इस पूरी दुनिया को देखा, कैसे पौधे अपना मजबूत और एफिशिएंट ढांचा बनाते हैं और कैसे हमारे शरीर में हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट ऊतक है, पैकिंग के लिए, कनेक्शन के लिए, गति के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल। अगर हम सार देखें तो ऊतक कोशिकाओं का वो समूह है जो बनावट और काम में एक जैसा हो। जाइलम और फ्लोएम पौधे के ट्रांसपोर्टर हैं। हड्डी और उपास्थि शरीर का फ्रेमवर्क है। लिगामेंट और टेंडन मजबूत कनेक्टर हैं। और ये सब स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण की वजह से ही संभव हो पाता है। इस पूरी चर्चा का आखिरी वाक्य बहुत गहरा है। कोशिकाओं का विशिष्टीकरण ही जटिल जीवन का आधार है। ये सचमुच बहुत गहरी बात है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे शरीर में ये विशिष्टीकरण ना होता, अगर हर कोशिका हर काम करने की कोशिश करती, तो क्या होता? क्या होता अगर एक तंत्रिका कोशिका एक दिन के लिए त्वचा कोशिका बनने का फैसला कर लेती? क्या हम जैसे जटिल जीव का अस्तित्व भी संभव हो पाता? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।